वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, पार्ट 3 हमने कवर किया था जिसमें हमने सेक्शन 71A से रिलेटेड सारी चीजें देख ली थी। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सारा हमने देख लिया था कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या है। ये सब चीजें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन 71B और सेक्शन 71C आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज बने रहिएगा मेरे साथ। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और कंप्लीट सिलेबस आप लोग मेरे साथ कवर कर सके। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 71B। सेक्शन 71B क्या कहता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। सेक्शन 7 किसके बारे में बात कर रहा था? सप्लाई के बारे में। ठीक है, सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सेक्शन 71 इसके बारे में बात कर रहा था। तो ए फॉर्म इसकी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लोज बी आज हम देखेंगे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। यानी कि अगर हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं विद कंसिडरेशन तो वो मेरे पास हमेशा क्या सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, इसको मैं डिटेल में भी आपको डिस्कस करूंगी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को, ये कहाँ टैक्सेबल होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। नाउ सेक्शन 71C क्या कहता है? कोई भी एक्टिविटीज जो कि शेड्यूल 1 में आएगी, ठीक है, और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब मैंने बात की थी सेक्शन 71A की, व्हेन वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 71A, यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर कोई भी सप्लाई किसी भी फॉर्म में हो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, इन आठों में से किसी भी फॉर्म में हो, प्लस में कंसीडरेशन हो, प्लस इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, मेड और एग्रीड टू बी मेड हो, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। यानी यहाँ पे कंसीडरेशन का होना जरूरी था। यहाँ पे कंसीडरेशन का होना जरूरी था। सेक्शन 71C ये किसकी बात करता है? शेड्यूल शेड्यूल 1 की। ठीक है, शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 उन सप्लाईज के बारे में बात करता है जहां पे कंसीडरेशन नहीं है, जहां पे कंसीडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो सप्लाईज मानी जाएंगी। ठीक है, यहाँ सेक्शन 71A में जितनी चीजें थी कंसीडरेशन का होना जरूरी था, सेक्शन 71C में वो चीजें बताई जाएंगी जहां पे कंसीडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। डिटेल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 71B को। ठीक है जी, चलें सेक्शन 71B पे। ये देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर आपने इंपोर्ट की है सर्विसेज कंसिडरेशन में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैं इससे रिलेटेड एक चार्ट आप लोगों को करवाती हूँ, वो चार्ट आप लोग नोट कर लेना। ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छे से ये चीज भी समझ में आ जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट की सर्विसेज, दो केसेस आप लोगों के पास आए। फर्स्ट वन केस, आपने कंसिडरेशन दिया उसके लिए, फॉर कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन हुआ तो क्या होगा?
सेक्शन 7(1)(b आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7(1)(b एप्लीकेबल होगा और जीएसटी लग जाएगा। विदाउट कंसीडरेशन अगर आप लोग करते हैं तो इसमें फर्दर दो ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आपने सर्विसेज नहीं ली। फर्स्ट वन बिजनेस के लिए सर्विसेज ली, सेकंड वन बिजनेस के लिए सर्विसेज नहीं ली। बिजनेस के लिए सर्विसेज ली तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? देखिए, अगर आपने इंपोर्ट की सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए की तो सेक्शन 7(1)(b एप्लीकेबल होगा और जीएसटी हमेशा आएगा। अगर कंसिडरेशन है तो अदर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन 7(1)(b आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा और जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं की तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चार्ट आप लोग बना लीजिए। इसको मैं, ये जो हमने विदाउट कंसिडरेशन किए इसे मैं शेड्यूल 1 में अभी आपको समझाऊंगी इस चीज को, पर चार्ट आप लोग पहले बना लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, ये मेरे पास क्या आ गया, सेक्शन 7(1)(c। ठीक है, सेक्शन 7(1)(c में मैंने आपको बताया था शेड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, ये हमारे पास वो एक्टिविटीज हैं जहां पे कोई भी कंसिडरेशन हमें नहीं मिलता। इसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई। इसे हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। ठीक है, तो डीम्ड सप्लाई हमारे पास किस में आ जाती है, शेड्यूल 1 में। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसी एक्टिविटीज जो सप्लाई को, जो सप्लाई मानी जाएंगी। ठीक है, सप्लाई मानी जाएंगी चाहे वो कंसिडरेशन के बिना ही क्यों ना हो। तो डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। कोई भी बिजनेस की एसेट है, अगर उसका परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ वर्ड आप लोग देखेंगे, वर्ड क्या यूज हुआ है, बिजनेस एसेट। यहाँ वर्ड कैपिटल एसेट यूज नहीं हुआ, रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ, स्टॉक यूज नहीं है, यहाँ बिजनेस एसेट है। तो बिजनेस एसेट यानी कि बिजनेस की चाहे करंट एसेट्स हो या फिर कैपिटल एसेट्स हो, बिजनेस एसेट्स में दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, करंट एसेट्स भी एज वेल एज व्हाट, कैपिटल एसेट भी। दोनों चीजें ही बिजनेस में यूज होंगी। ठीक है, ओके। नाउ किसी भी तरीके की बिजनेस एसेट हो, अगर हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया या ट्रांसफर कर दिया एज अ बिजनेस एसेट, ठीक है, किस बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हुआ हो, उसे हम सप्लाई मानेंगे। ध्यान रखिए, अगर वो डिस्पोजल है चाहे ट्रांसफर है, दोनों ही केसेस में विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैं फिर से बता दूं, बिजनेस एसेट की। यहाँ सिर्फ कैपिटल एसेट या करंट एसेट की बात नहीं है, दोनों ही केसेस में, यानी चाहे आप करंट एसेट ट्रांसफर करें चाहे आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करें, ठीक है, अगर उनका परमानेंट ट्रांसफर है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो भी आप इसको सप्लाई मानेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तभी आप इसे ट्रांसफर मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो डिस्पोजल और ट्रांसफर होना चाहिए बिजनेस एसेट्स का। अगर डिस्पोजल या ट्रांसफर नहीं है तो ये मेरे पास शेड्यूल 1 पैरा 1 अप्लाई नहीं होगा। और जो डिस्पोजल और ट्रांसफर है वो परमानेंट होना चाहिए। अगर डिस्पोजल और ट्रांसफर परमानेंट नहीं है तो भी ये मेरे पास पैरा 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट आईटीसी आपने अवेल किया हो उस बिजनेस एसेट में। ठीक है, अगर आपने उसका आईटीसी अवेल नहीं किया था ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने परचेज के टाइम पे आईटीसी नहीं लिया तो वो सप्लाई
नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। फर्स्ट वन डिस्पोजल हो एसेट का, सेकेंड वन परमानेंट डिस्पोजल हो, थर्ड वन आईटीसी आपने ले लिया हो। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो मेरे पास शेड्यूल वन पैरा वन एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। देखिए, जो लास्ट कंडीशन मेरे पास दी हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक चीजें बताई गई हैं इस थर्ड कंडीशन से रिलेटेड। अगर हमारे पास ये जो थर्ड कंडीशन है इससे रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो इसे हम डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड सप्लाई। सबसे पहली बात, कोई ऐसी बिजनेस एसेट है जिसका आईटीसी ही ब्लॉक था, अवेलेबल ही नहीं था। जैसे कि अगर आप कार लेते हैं, ठीक है, अगर आप क्या ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, कोई भी आपने कार ली जिसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है आपके पास, तो उसका आईटीसी ब्लॉक है, आपके पास आईटीसी नहीं ले सकते। तो इस कार का आईटीसी क्या था, ब्लॉक। आपने इसका आईटीसी नहीं लिया। तो अब जब इस कार को आप बेचेंगे तो ऑब्वियसली, सॉरी बेचेंगे नहीं, किसी को भी ट्रांसफर करेंगे, बेचने की तो बात नहीं हो रही है ना, डिस्पोज ऑफ करेंगे या किसी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो इसको आप सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि आईटीसी ब्लॉक था, आपने लिया ही नहीं होगा आईटीसी। ठीक है। नेक्स्ट वन, आईटीसी आप ले सकते थे, यू आर एलिजिबल टू टेक आईटीसी, लेकिन आपने अवेल किया नहीं ड्यू टू एनी रीजन। किसी भी रीजन की वजह से आपने आईटीसी नहीं लिया बट यू वर एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो भी आपके ऊपर ये जो पैरा वन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप उस ट्रांसफर को डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से आप कहें तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होता है, परमानेंट अगर आपने ट्रांसफर की या डिस्पोजल की कोई भी बिजनेस एसेट बिना किसी पैसे के, बिना किसी कंसीडरेशन के, यू कैन से, ठीक है, तो वो शेड्यूल वन पैरा वन उसके ऊपर लग जाएगा और उससे आप सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर वो जो बिजनेस एसेट है वो आपका परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल होना जरूरी है। अगर डिस्पोजल और ट्रांसफर नहीं है और अगर है और लेकिन वो परमानेंट नहीं है, यानी आपने 2-4 दिन के लिए अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए कोई भी चीज दे दी, तो दैट डजेंट मीन कि आप उसको सप्लाई मान लोगे। परमानेंटली फ्रेंड को दी तभी आप सप्लाई मानोगे। ठीक है, यानी डिस्पोजल होना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए, प्लस वो डिस्पोजल और ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए, प्लस आईटीसी आपने अवेल कर रखा हो उस बिजनेस एसेट पे। अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया किसी भी रीजन से, चाहे वो ब्लॉक था आईटीसी, चाहे आप एलिजिबल थे लेकिन फिर भी आपने किसी रीजन से नहीं लिया था, तो आपके पास शेड्यूल वन पैरा वन नहीं लगेगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आगे देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ध्रुव है, ध्रुव ने क्या किया, अपने ओल्ड लैपटॉप जो थे बिजनेस में वो यूज कर रहा था, ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने अपने फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या था, ये जो सप्लाई थी इसके ऊपर आईटीसी ऑलरेडी वो अवेल कर चुका है, आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर चुका है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड्यूल वन पैरा वन लग जाएगा क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी उसने अवेल कर लिया था। नेक्स्ट वन, एक डीलर है एयर कंडीशनर का, परमानेंटली उसने ट्रांसफर कर दी अपनी मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी इस मोटर व्हीकल पे क्या था, ब्लॉक्ड था। अब आईटीसी ही ब्लॉक्ड है तो क्या शेड्यूल वन पैरा वन लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई? देखिए लिखा है नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई। बात समझ में आ गई? 3 कंडीशन थी ना, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल हो, ठीक है, और आईटीसी ले लिया हो। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, शेड्यूल वन पैरा टू, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सन की अलग है। मैं डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगी। गाइस बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अगर सप्लाई होती है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो हमारे पास शेड्यूल वन पैरा टू लग जाएगा और उसे भी सप्लाई माना जाएगा चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटेड पर्सन को।
रिलेटेड पर्सन कौन सा होता है? रिलेटेड पर्सन वो होता है जहां पे एक पर्सन का इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे पर्सन पे। जहां पे एक पर्सन का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होता है? दूसरे पर्सन पे। तो वो मेरे पास क्या माने जाते हैं? रिलेटेड पर्सन। जैसे कि सेम फैमिली मेंबर्स। सेम फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है दूसरे पर्सन पे। कहीं ना कहीं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है। सब्सिडरी अगर हो गई किसी ग्रुप कंपनी की, ठीक है, किसी होल्डर कंपनी की सब्सिडरी हो गई, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है, तो इन्हें हम रिलेटेड पर्सन मानेंगे। क्लियर? और रिलेटेड पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन जितनी भी डीलिंग्स होंगी उसे आप क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाएंगी उसे सप्लाई मानेंगे और टैक्स भी लगाएंगे, जीएसटी के अंतर्गत आएगा वो। अब इसमें कई डेफिनेशंस मेरे पास दी हुई हैं, कई एग्जांपल मेरे पास दिए हुए हैं किसके? रिलेटेड पर्सन्स के। वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। जो भी पर्सन्स हो गए, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वन अनदर कंपनी के। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर है, दो कंपनियों में डायरेक्टर है, तो वो जो दोनों कंपनियां होगी उसे हम क्या मानेंगे? रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है। जैसे एक पर्सन है वो एक्स कंपनी में भी डायरेक्टर है, वाई कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो जो एक्स और वाई हो गए वो रिलेटेड कंसर्न मानी जाएंगी। क्लियर? आगे, वो पर्सन्स जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर जो पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज्ड है उसे हम क्या मानेंगे? रिलेटेड पर्सन मानेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है 25% से ज्यादा स्टॉक या शेयर दो कंपनीज के अंदर, जैसे कि कोई भी एक पर्सन है ए, ठीक है, ए के पास एक्स के 35% शेयर है, एक्स के पास वाई के 30% शेयर हैं, इसके पास इन दोनों के 25% से ज्यादा शेयर हैं, तो एक्स और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। ठीक है। ए है, ए का कंट्रोल पी पे भी है, पी लिमिटेड पे। ए का ही कंट्रोल क्यू लिमिटेड पे भी है। ठीक है। तो जब इसका कंट्रोल यहां भी है और यहां भी है, तो पी और क्यू आपस में क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड कंसर्न मानी जाएंगी। ओके। आगे, आगे कह रहे हैं वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली द अदर। जैसे होल्डर और सब्सिडरी होगी, जो होल्डर कंपनी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कंट्रोल कर रही है सब्सिडरी को, तो दोनों रिलेटेड कंसर्न मानी जाएंगी। या कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है उन दोनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी वो रिलेटेड मानी जाएंगी। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन, यानी दो पार्टीज अगर किसी थर्ड को कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि पी और क्यू ये मिलके एक्स लिमिटेड को अगर कंट्रोल करती हैं, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड मिलकर अगर एक्स लिमिटेड को कंट्रोल करती हैं, तो भी ये दोनों क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड कंसर्न मानी जाएंगी। अगर सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनियर ऑफ अदर, यानी अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो सोल एजेंट है सामने वाली, यानी वो एक अकेली एजेंट है, या किसी भी पार्टी का कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनियर है, तो भी वो दोनों पार्टीज आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मिस प्रिया है, मिस प्रिया के पास 30% शेयर हैं, ठीक है, एबीसी लिमिटेड के, और 35% शेयर हैं एक्स वाई जेड के। तो एबीसी और एक्स वाई जेड रिलेटेड है, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर ऐसा सेम एग्जांपल दिया। क्यों लिमिटेड जो है उसने डिसाइड किया, एक सेकेंड, ये भी है, ये भी है, एक और ये शीनू का ये रहा, हाँ, और ये पेन, ये भी है। हाँ जी, क्यों लिमिटेड ने डिसाइड किया रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड।
तो यहाँ पे क्यू लिमिटेड जो है वो किसको मैनेज करेगी? आर लिमिटेड को। तो इनडायरेक्टली क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। तो क्यू और आर आपस में क्या हो गए? रिलेटेड पर्सन हो गए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? रिलेटेड पर्सन्स की डेफिनेशंस भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जस्ट एक रिवीजन आप लोगों को चाहिए थी। ठीक है। तो अगर रिलेटेड पर्सन्स के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ ट्रांसफर हुआ तो उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। आगे हम देखेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन को आप लोग बड़े ध्यान से समझना। ठीक है। सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन फिर से हमारे पास आएगा। सेक्शन 25 में इसकी पूरी डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है। मैं वैसे डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगी। डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25। डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी जो सप्लायर है, सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है स्टेट वाइज। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तो हमारे पास किस के ऊपर होता है? पैन बेस्ड। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? पैन बेस्ड होता है। ठीक है। तो जहां जहां से हम लोग अपनी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं वहां वहां हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी जो टर्नओवर है वो थ्रीशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो। टर्नओवर जो है वो थ्रीशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होगी तो आपको जहाँ जहाँ पे आपने टैक्सेबल सप्लाई की वहाँ वहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं से आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं होता। स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में आप काम कर रहे हो, एक रजिस्ट्रेशन हरियाणा में लोगे। यूपी में कर रहे हो तो एक रजिस्ट्रेशन यूपी में लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट कि यूपी में भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो। अब पंजाब में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो पंजाब में लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये मैंने आपको भी बताया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है आप लोगों के पास। और अगर एक बार कोई भी सप्लायर लायबल हो जाता है रजिस्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो चाहे कहीं भी उसकी सप्लाई ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई उसकी ज्यादा होनी चाहिए स्पेसिफाइड लिमिट से, या फिर अदर जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है जहां भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है अंडर द सेम पैन। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, एक स्टेट में हम एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन अगर हम एक स्टेट में कितने लेते हैं? एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं। लेकिन अगर जो सप्लायर है, सप्लायर है और चाहे तो मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है एक ही स्टेट के अंदर, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं। कोई भी एक्स वाई जेड, एक्स एक पर्सन है, सबसे पहले ये कहाँ ऑपरेट कर रहा था? हरियाणा में। उसके साथ साथ पंजाब में, यूपी में, एमपी में। हरियाणा में इसकी टैक्सेबल सप्लाई है, पंजाब में भी टैक्सेबल सप्लाई है, यूपी में भी, एमपी में भी। किसी भी कारण की वजह से अब इसकी जो ये लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो इसे अब हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसे हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये लोग क्या हैं? ये लोग जो हैं डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, यानी हरियाणा की कंसर्न, पंजाब की, यूपी की, एमपी की, ये सब क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जहां जहां इसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ये सब डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब देखो, वैसे तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं ये किसकी हैं? हरियाणा, पंजाब, यूपी और एमपी, ये सब किसकी हैं? ऑब्वियसली एक्स की हैं। चारों की चारों एक्स की यूनिट हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया? हरियाणा से कोई भी माल यूपी भेजा, हरियाणा से कोई भी माल यूपी भेजा, तो इसने अपनी ही एक कंसर्न से सामान उठा करके कहाँ ट्रांसफर किया है? यूपी में किया है। ठीक है। या उसने क्या किया? पंजाब से कोई भी सामान एमपी भेजा, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? जी हाँ, ये सप्लाई मानी जाएगी। ये सप्लाई मानी जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई। इसे हम क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसे सप्लाई क्यों माना? ठीक है।
इसे सप्लाई हम, क्योंकि पैरा टू के अंदर हमारे पास कवर हो रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये लोग डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, इनको हम क्या मानेंगे, जो इसकी हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, एमपी की जो ब्रांचेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, इसे हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी अगर कोई गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो उसे हम क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2। ठीक है, अब देखो इससे अलग मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक्स की वो 4 ब्रांचेस तो थी ही, लेकिन अब फिलहाल इसने हरियाणा में भी 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए। हरियाणा में भी 2 जगह रजिस्ट्रेशन ले लिए, एक हिसार में, दूसरा रोहतक में। एक हिसार में, दूसरा रोहतक में, इसने 2 जगह अपने रजिस्ट्रेशन ले लिए। तो अगर इन दोनों के बीच में भी कोई मूवमेंट हुई, अगर इन दोनों के बीच में भी कोई मूवमेंट हुई, ध्यान रखिए दोनों जगह रजिस्टर्ड है, हिसार में भी, हिसार में भी जो ब्रांच है वो रजिस्टर्ड है, और रोहतक की ब्रांच जो है वो भी रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों पहली बात तो क्या मानी जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और इन दोनों के बीच में जो सप्लाई होगी उसे हम क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई। इसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर व्हाट, पैरा 1 शेड्यूल 2, यहाँ सॉरी पैरा 2 शेड्यूल 1। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखिए, एक एग्जांपल इसका और करेंगे। एक्स की 2 ब्रांचेस लेके चलेंगे हरियाणा में, जैसे मैंने पहले करवाया, हिसार और रोहतक। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिसार का मान लो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या लिखूंगी, हिसार का, और ये क्या है, रजिस्टर्ड। रोहतक वाली रजिस्टर्ड नहीं है, रोहतक वाली रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या हुआ, हिसार से कुछ माल ट्रांसफर हुआ रोहतक में, हिसार से कुछ माल ट्रांसफर हुआ, गुड्स ट्रांसफर हुई कहाँ पे, रोहतक में। तो क्या ये दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, क्या इसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, क्या इसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, यस और नो एवरीवन, बताओ बताओ बताओ। नहीं, इसे डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच तो रजिस्टर्ड है विद इन अ स्टेट, और विद इन अ स्टेट दूसरी ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो मैं तीनों एग्जांपल आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ, ये कंसेप्ट आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या था, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, 4 जगह आपकी ब्रांचेस थी। ठीक है, यहाँ पे ये चारों जगह आपकी जो ब्रांचेस हैं ये टैक्सेबल सप्लाई देती थी, और चारों की चारों क्या थी, रजिस्टर्ड। मैं फिर से बता दूं, ये चारों रजिस्टर्ड थी। ठीक है, ये चारों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और उसके बाद क्या होगा, इनकी आपस में जो भी सप्लाई होगी उसे डीम्ड सप्लाई बोलेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? नाउ आगे मैंने क्या बात की कि यहाँ पे हरियाणा के अंदर ही आपकी 2 ब्रांचेस हैं, हिसार में और रोहतक में, और दोनों की दोनों ब्रांचेस रजिस्टर्ड हैं। तो हिसार और रोहतक आपस में जितनी भी ट्रांसफर करेंगी गुड्स, जो भी सप्लाई करेंगी, उसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों जो है मेरे पास ब्रांचेस वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बोला कि एक ब्रांच आप लोगों की क्या है, रजिस्टर्ड, दूसरी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर इनके बीच में कोई ट्रांसफर होता है, इनके बीच में कोई ट्रांसफर होता है, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे, और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक रजिस्टर्ड है और दूसरी क्या है, अनरजिस्टर्ड।
ये विद इन अ स्टेट बात हो रही है, ये दोनों हमारे पास ब्रांचेस हरियाणा की हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ये दोनों ब्रांचेस हरियाणा की हैं, एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है। विद इन अ स्टेट आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, सिंगल देखो इसके पास है ना। सेकेंड रजिस्ट्रेशन की आप चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप ना लेना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना पीछे। तो यहाँ पे इसने एक सिंगल ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको अलाउड है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अगर विद इन अ स्टेट आप कुछ भी मूवमेंट करते हैं गुड्स की अपनी दो ब्रांचेस के बीच में, अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो टैक्स लगेगा, एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 2 नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको आप पढ़ लेना। आगे देखेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन की बात हो गई। अब बात आती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखिए मैं आपको लास्ट वाले एग्जांपल पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये दोनों देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस रजिस्टर्ड थी, हिसार और रोहतक दोनों ब्रांचेस रजिस्टर्ड थी। ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन जहां पर एक ब्रांच रजिस्टर्ड है और दूसरी ब्रांच अनरजिस्टर्ड है, ये क्या मानी जाएंगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये क्या मानी जाएंगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये तो सेम स्टेट की बात हो गई। अगर स्टेट डिफरेंट हो तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ब्रांच तो है हरियाणा में, एक ब्रांच है यूपी में, ठीक है, और एक ब्रांच है एमपी में। जो आपकी हरियाणा में ब्रांच है वहां पे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जो यूपी में है वहां भी टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जो एमपी में है वहां पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ठीक है, ये ब्रांच रजिस्टर्ड है, ये ब्रांच रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने बताया था जहां से नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है वो रजिस्ट्रेशन उसका जरूरी नहीं है। तो ये ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है, ये ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है। अब क्या करें, अब अगर ये ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगी, सॉरी, ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगी, डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन ये दोनों ब्रांचेस आपस में क्या माने जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है जी, आपके पास हरियाणा और एमपी की ब्रांच क्या मानी जाएंगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि एक ब्रांच अगर रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है तो वो आपस में एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएंगी डिस्टिंक्ट पर्सन की। ठीक है, और अगर दोनों ही रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि ये और ये यूपी, हरियाणा और यूपी दोनों ही रजिस्टर्ड है तो वो क्या मानी जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है जी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन में समझ में आ गया होगा। आगे देखें, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं डायग्राम से ही आपको ये एग्जाम्पल बता देती हूँ। कोई भी पर्सन है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में और रजिस्टर्ड ही ब्रांच है उसकी वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें क्या है, ये भी रजिस्टर्ड है ये भी रजिस्टर्ड है, तो इसे हम क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। क्लियर, आगे चलें। यहाँ पे देखिए कोई भी पर्सन है, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, रजिस्टर्ड है, रेस्टोरेंट उसका महाराष्ट्र में, लेकिन लीकर शॉप जो है वो उत्तराखंड में क्या है, अनरजिस्टर्ड है। वो उत्तराखंड में क्या है, अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या मानी जाएंगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर आप लोगों को। ठीक है जी, आगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो भी स्टॉक ट्रांसफर होगा हमारे पास इन ब्रांचेस के बीच में उसे हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट लोकेशंस हो गई हमारे पास सेम लीगल एंटिटी की, उन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलते हैं या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कब डिस्टिंक्ट मानना है कब एस्टैब्लिशमेंट मान ली है।
तो इनके बीच में जो भी सप्लाई होंगी, इवन इफ दे आर विदाउट कंसिडरेशन, आपको तब भी उसे सप्लाई मानना है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए जो भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है इनके बीच में, उसे हम क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। एग्जाम्पल्स भी आप खुद पढ़ लेना, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में ये सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ, सिंगल रजिस्ट्रेशन है यूपी में, जैसे मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया था, हरियाणा, हिसार और रोहतक का सिंगल रजिस्ट्रेशन है यूपी में। लखनऊ में है एक फैक्ट्री और एक कानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, यूपी में सिंगल रजिस्ट्रेशन ही है, दोनों जगह अलग अलग नहीं ले रखा, तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर को आप सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक लखनऊ में फैक्ट्री थी जो कि रजिस्टर्ड है, एक डाली में शोरूम था जो कि रजिस्टर्ड है, दोनों ही रजिस्टर्ड है, तो इसे आप डीम्ड सप्लाई मान के चलेंगे और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड पर्सन तो हमारे पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी होते हैं या नहीं होते। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन है, तो जो इन दोनों के बीच में गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होंगी, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? नहीं, उसके ऊपर आपने जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, अब आपको उसके ऊपर कब जीएसटी नहीं लगाना, सबसे पहली बात तो एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज दी, सबसे पहली बात, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज दी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, देखिए बात ध्यान से सुनिए, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यानी अपने जॉब से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दी, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से दी ना, वो अलग से कोई सप्लाई थोड़ी है, उसे आपने सप्लाई ट्रीट नहीं करना। शेड्यूल 3 में इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाउ, कोई भी गिफ्ट दिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिए, अगर 50,000 तक का गिफ्ट दिया, अप टू 50,000 कोई भी गिफ्ट दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो उसे आप सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसे आप सप्लाई नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, 50,000 से ज्यादा दिया है तो इसे आप सप्लाई मानेंगे। ठीक है, नाउ अगर कोई परक्विजिट हम लेके चलें, कोई भी परक्विजिट दी है, जो देखो सर्विसेज देता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के लिए देता है, तो उसके बदले में कुछ एक परक्विजिट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत दी गई, ध्यान से मेरी बात सुनी, इस वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर वो चीज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तौर पे दी गई है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर उनके बीच में उस चीज को लेके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं था तो जीएसटी लगेगा। परक्विजिट की बात कर रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, या फिर आप ये ले लो कैब सर्विस दे दिया आपने, कैब सर्विस दी, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, तब भी आपने उसको कैब सर्विस दी, तो यहाँ पे भैया इसको सप्लाई मानोगे, तो आप इसे सप्लाई ट्रीट करोगे, बट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि वो उसे कैब सर्विस देगा, बट अगर इन केस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था शुरू से दोनों के बीच में कि भैया हम तुम्हें कैब सर्विस देंगे, तो इसे सप्लाई नहीं मानोगे, शेड्यूल 1 पैरा 2 नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कोई भी सर्विसेज ऑफ मेंबरशिप हम दे रहे हैं क्लब की, हेल्थ की, फिटनेस सेक्टर की, जो कि फ्री ऑफ चार्ज दी गई है किसको, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर के थ्रू, और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत है तो।
कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत, देखिए ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत नहीं है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? तो शेड्यूल 1 पैरा 2 यहाँ तक हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम चलेंगे शेड्यूल 1 पैरा 3 पे। शेड्यूल 1 पैरा 3 किसके बारे में बताता है? प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती हैं, या एजेंट जो है, एजेंट करता क्या है? एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी चीज सप्लाई की या रिसीव की, कोई भी चीज सप्लाई की या रिसीव की, तो वहां पे जीएसटी कब आएगा और कब नहीं आएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हम लोग नहीं करेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन, सिर्फ वही हमारे पास ये पैरा कवर करेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है, वहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है, तभी वहां पे जीएसटी आएगा। तो ये मेरे पास जो पैरा है, पैरा 3, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स ट्रांसफर हो रही है सिर्फ उस बारे में बात करेंगे, सर्विसेज के बारे में ये बात नहीं करता। ठीक है जी, आगे देखेंगे। मैं आपको विद एग्जांपल इस चीज को अच्छे से कवर करवाती हूँ।